शेयर की कीमत देखकर फैसला करते हैं। अगर आपको लगता है कि 2,000 रुपये का शेयर हमेशा महंगा और 20 रुपये का शेयर हमेशा सस्ता होता है, तो आप स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। वेलकम टू नाहिल पॉइंट जीरो, where we strip away the market noise to find the technical truth. Let's get to the numbers. आज इस वीडियो में हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इस सबसे बड़े स्ट्रक्चरल रेवोल्यूशन यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर ईवी का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। हम देखेंगे कि असली इंस्टीट्यूशनल पैसा यानी स्मार्ट मनी कहाँ जा रहा है। ईवी बनाने वाले असेंबलर्स जैसे साजगार या एटलस होंडा, या उनका रॉ मटेरियल और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले सप्लाई चेन जैसा गनी ग्लास, गनी केमिकल या हब पावर। ये कोई आम सरसरी सी वीडियो नहीं, बल्कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर मबनी एक कंप्लीट मास्टर क्लास है। इस वीडियो के आखिरी मिनट तक आपको खुद एक प्रोफेशनल एनालिस्ट की तरह बैलेंस शीट को वेरीफाई करना सीख चुके होंगे, इसलिए एक एक पॉइंट को गौर से समझिएगा। एक्ट नंबर 1, द ग्लिट्स, द ग्लैमर एंड द साजगार ट्रैप। साजगार का धोखा या असली कामयाबी। चलिए कहानी शुरू करते हैं उस स्टॉक से जिसने पूरे मार्केट में आग लगाई हुई है, साजगार इंजीनियरिंग। अगर आप पिछले 2 साल का चार्ट उठाकर देखें तो ये स्टॉक जमीन से उठकर आसमान पर चला गया। 200 रुपये का शेयर देखते ही देखते 2100 रुपये से ऊपर चला गया। 600% से ज्यादा का सरमाया लोगों ने रातों रात कमाया। बाहर से देखने वाले इन्वेस्टर्स को लगता होगा कि हेवल और ओरा ईवी गाड़ियां दुकानों पर बिक रही हैं, शोरूम चमक रहे हैं, तो बस आंखें बंद करो और पैसा लगा दो। इसे कहते हैं प्राइस इल्यूशन, कीमत का धोखा। लोग समझते हैं कि एब्सोल्यूट प्राइस बढ़ गई तो शेयर हाथ से निकल गया, लेकिन जब आप पर्दे के पीछे जाकर इनकी असली कमाई यानी अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस को देखते हैं तो दिमाग घूम जाता है। इनका ईपीएस 270 रुपये से ऊपर चल रहा है, यानी गाड़ियां सिर्फ शोरूम में खड़ी नहीं है, वो असली कैश जनरेट कर रही हैं। इसी वजह से बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड्स इस वक्त टीम असेंबलर्स पर अंधाधुंध पैसा फेंक रहे हैं। साजगार की ये दास्तान एक कार कंपनी की दास्तान नहीं है, ये दास्तान है एक बहुत बड़े बिजनेस पिवट की। जो कंपनी कल तक लोकल रिक्शा बनाती थी, उसने दुनिया का रुख देखा, चाइना के जायंट ग्रेट वॉल मोटर्स के साथ हाथ मिलाया और पाकिस्तान के हाई एंड ऑटोमोटिव सेगमेंट पर कब्जा कर लिया। जब आप पीएसएक्स डेटा पोर्टल पर जाकर इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डाउनलोड करते हैं और उसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यानी मुनाफे नुकसान के खाते को पढ़ते हैं, तो आपको नजर आता है कि उनका रेवेन्यू पिछले सालों के मुकाबले में कहां से कहां निकल गया। लेकिन क्या ये तेजी हमेशा जारी रहेगी, या ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा ट्रैप है? एक्ट नंबर 2, द इनविजिबल चेन्स, द करेंसी एंड डेट ट्रैप। डॉलर की तलवार और कर्जे का बोझ। देखिए, इस चमक दमक के पीछे ऐसा सच छुपा है जो आपका ब्रोकर आपको कभी नहीं बताएगा। कार असेंबलर्स जितनी मर्जी बड़े लगें, उनके पांव हमेशा जमीन पे चिपके होते हैं। उनका पूरा बिजनेस मॉडल एक ऐसी डोरी से बंधा है जो उनके हाथ में नहीं है, यानी इंपोर्टेड कंपोनेंट्स। सोचें, आप पाकिस्तान में गाड़ी असेंबल कर रहे हैं, लेकिन उस गाड़ी का इंजन, उसकी बैटरी, उसका हाईटेक सेंसर चिप्स सब चाइना या जापान से आ रहे हैं। जब पाकिस्तान में डॉलर महंगा होता है यानी करेंसी डिप्रिसिएशन होती है, तो इन कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन रातों रात जमीन पर आ गिरते हैं। अगर डॉलर 280 से उठकर 320 पर चला जाए तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतनी बढ़ जाती है कि गाड़ी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाती है। ऊपर से इन कंपनीज का कैपिटल स्ट्रक्चर चेक करें। फैक्ट्री चलाने के लिए रॉ मटेरियल के कंटेनर शिप्स मंगवाने के लिए इन्हें बैंकों से अरबों रुपए का कर्जा लेना पड़ता है, जिसे हम फाइनेंस की जबान में वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग कहते हैं। जब मुल्क में इंटरेस्ट रेट्स हाई होते हैं तो इनका मुनाफा का बहुत बड़ा हिस्सा बैंक का सूद अदा करने में उड़ जाता है। अगर आप इनकी बैलेंस शीट्स में डेट टू इक्विटी रेशो चेक करें तो आपको अंदाजा होगा कि असेंबलर्स हमेशा बॉर्डर लाइन पर खड़े होते हैं। साजगार ने इससे बचने के लिए अपनी गाड़ियों को एक्सपोर्ट करना शुरू किया है, जिसे हम नेचुरल हेज कहते हैं। ताकि डॉलर ऊपर जाए तो उनकी एक्सपोर्ट अर्निंग्स उनके लॉस को कवर कर लें। लेकिन बाकी असेंबलर्स के पास ये ढाल नहीं है, वो हर वक्त डॉलर के क्रैश होने के खौफ में जीते हैं। एक्ट नंबर 3,
द मैक्रो इकोनॉमिक ट्रिगर, द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंटरेस्ट रेट गेम, स्टेट बैंक का खेल और ऑटो फाइनेंसिंग। देखिए, आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ कि ये सेक्टर दोबारा जिंदा हो गया। तो इसके पीछे की कहानी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इंटरेस्ट रेट्स की। पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक सिक्लिकल सेक्टर है, यानी ये मुल्क की माशी हालत के साथ ऊपर नीचे होता है। जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को 22% पर ले जाया गया तो पूरे पाकिस्तान में ऑटो इंडस्ट्री ठप हो गई। शोरूम्स खाली पड़े थे और प्लान्स पर नो वर्क के बोर्ड्स लगे हुए थे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में 60% से ज़्यादा प्रीमियम गाड़ियां बैंक से लोन लेकर, यानी ऑटो फाइनेंसिंग के जरिए खरीदी जाती हैं। अब 22% पर कोई पागल ही गाड़ी का लोन लेता। मगर अब पासा पलट चुका है। स्टेट बैंक ने जब से पॉलिसी रेट्स में धड़ाधड़ कमी शुरू की है, कंज्यूमर बैंकिंग दोबारा एक्टिव हो गई है। हर 1% इंटरेस्ट रेट कट होने पर असेंबलर्स की फॉरवर्ड अर्निंग्स में डायरेक्ट 3.2% का इंक्रीमेंटल जंप आता है। बैंक्स ने दोबारा गाड़ियों के लिए लोन्स देना शुरू कर दी हैं और जो डिमांड पिछले 2 साल से दबी हुई थी वो एकदम से मार्केट में फट पड़ी है। अगर आप स्टेट बैंक की वेबसाइट पर जाकर मॉनेटरी सेक्टर की स्टैटिस्टिक्स चेक करें तो आपको साफ दिखेगा कि कंज्यूमर फाइनेंसिंग का ग्राफ दोबारा ऊपर जा रहा है। यही वो मैक्रो इकोनॉमिक वेव है जिस पर साजगार और एटलस होंडा इस वक्त उड़ रहे हैं। लेकिन क्या आपको सिर्फ इस वेव पर भरोसा करना चाहिए? एक्ट नंबर 4, टीम सप्लाई चेन, द $1 बिलियन फर्नेस मोट, गनी ग्लास, असली पर्दा नशीं बादशाह। चलिए अब पर्दा उठाते हैं उन छुपे रुस्तमों से जो इस पूरे खेल के असली बादशाह हैं। वेलकम टू टीम सप्लाई चेन। मेरा आपसे एक सवाल है, कल को अगर साजगार का ट्रेंड खत्म हो जाए और लोग दोबारा टोयोटा या होंडा खरीदना शुरू कर दें तो साजगार के इन्वेस्टर का क्या होगा? उसका स्टॉक तो क्रैश कर जाएगा। लेकिन एक ऐसी कंपनी है जिसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान में गाड़ी किस ब्रांड की बिक रही है। चाहे आप हेवल खरीदें, टोयोटा कोरोला या होंडा सिविक, उन सब में एक चीज कॉमन है, उनका विंडशील्ड और सेफ्टी ग्लास। और पूरे पाकिस्तान में इस सेगमेंट का 85%, 85% मार्केट शेयर किसके पास है? गनी ग्लास, GHGL। इसे कहते हैं एक अनब्रेकेबल स्ट्रक्चरल मोनोपोली। गनी ग्लास के बिजनेस मॉडल के पास एक ऐसा मोट है जिसे पाने के लिए चाहता तो हर बिजनेसमैन है, लेकिन कोई जरूरत भी नहीं करता। पता है क्यों? ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कोई आम बिजनेस नहीं है। इसकी फैक्ट्री में जो बड़े बड़े भट्टे यानी फर्नेसेस होते हैं, उन्हें चलाने के लिए अरबों रुपए लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक दफा ये फर्नेस चला दिया जाए, ऑन कर दिया जाए, तो आप इसे 8 से 10 साल तक बंद नहीं कर सकते। अगर आपने फर्नेस बंद किया तो इसके अंदर मोल्टन ग्लास, वो जो पिघला हुआ शीशा है, वो पत्थर बन जाएगा और पूरी फैक्ट्री तबाह। क्यों? क्योंकि वो फर्नेस खत्म। इस इंटेंस कैपिटल रिक्वायरमेंट और टेक्निकल बैरियर की वजह से पाकिस्तान में कोई नया प्लेयर गनी ग्लास के सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता। इनका बीटा मेट्रिक चेक करें, वो 0.80 है। इसका मतलब है कि अगर कल को मुल्क में कोई मुआशी बहरान आता है और स्टॉक मार्केट क्रैश करती है तो गनी ग्लास का शेयर असेंबलर्स की तरह उस रफ्तार से नीचे नहीं गिरता। इन पर बैंक का कोई कर्जा नहीं है, इनका डेट टू इक्विटी रेशियो ना होने के बराबर है। जब मार्केट में तूफान आता है तो यही सेफ मोनोपोलीज आपके सरमाए को डूबने से बचाती हैं। एक्ट नंबर 5, द एनर्जी ओवरलॉर्ड्स, मोनेटाइजिंग एवरी किलोमीटर। हबको, हर गाड़ी से कमाई। तो चलिए अब सप्लाई चेन और इंफ्रास्ट्रक्चर के एक बड़े प्लेयर को बेनकाब करते हैं, हब पावर कंपनी, HEBC। ईवीज के बारे में सबसे बड़ी रियलिटी क्या है? गाड़ियां जितनी मर्जी खूबसूरत हो जाएं, जब तक उन्हें चार्ज करने के लिए हाई स्पीड नेटवर्क्स नहीं होंगे, ईवी का पूरा रेवोल्यूशन एक मजाक बनकर रह जाएगा। अब कौन है इस आने वाले वक्त को पहले ही भांप लिया था और उन्होंने हब को ग्रीन नेटवर्क के जरिए पूरे मुल्क में हाईवेज और शहरों में ईवी चार्जिंग स्टेशंस का जाल बिछाना शुरू कर दिया।
अब यहां पर कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी का एक कमाल का मुकाबला चेक करें। साजगार आपको गाड़ी बेचेगा एक दफा, वो मुनाफा कमाएगा एक दफा, बात खत्म। लेकिन हब को उस गाड़ी को रोड पर चलाने के लिए पूरी जिंदगी उसे बिजली बेचेगा। इसे कहते हैं रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल। आप गाड़ी जितनी बार चार्ज करेंगे, हबको का काउंटर उतनी बार चलेगा। ऊपर से हबको का सबसे बड़ा चार्म पता है क्या है? उनका डिविडेंड यील्ड। ये कंपनी आपको हर साल तकरीबन 11.5% का कैश डिविडेंड देती है। अगर आप इनकी बैलेंस शीट के स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज यानी नकद बहाव का खाता में जाकर उनका फाइनेंसिंग सेक्शन चेक करें तो आपको अंदाजा होगा कि ये कंपनी किस तरह कैश जनरेट करती है और इसे अपने शेयर होल्डर्स में बांटती है। तो एक तरफ है रातों रात पैसा डबल करने का एग्रेसिव गेम, और दूसरी तरफ है नस्लों तक चलने वाली कैश मशीन। एक्ट नंबर 6, द टू व्हीलर शैडो वॉर, वॉल्यूम ओवर लग्जरी, एटलस होंडा का खामोश राज। देखिए, बड़े बड़े एनालिस्ट अक्सर प्रीमियम कार्स के चक्कर में पाकिस्तान की सबसे बड़ी माशी हकीकत को भूल जाते हैं, और वो हकीकत है टू व्हीलर मार्केट। पाकिस्तान में कार हर घर की जरूरत नहीं है, लेकिन मोटरसाइकिल हर घर की जरूरत है। और इस वॉल्यूम मार्केट का अनडिस्प्यूटेड किंग एटलस होंडा ATLH है। जब हम ईवी पॉलिसी 2025 और 2026 की बात करते हैं तो सिर्फ प्रीमियम कार्स पर फोकस होता है, लेकिन असली रेवोल्यूशन उनके इलेक्ट्रिक बाइक्स के जरिए आ रहा है। एटलस होंडा के पास एक ऐसा वेपन है जो पाकिस्तान में किसी नए असेंबलर के पास नहीं है। वो है उनका डीलरशिप और सर्विस नेटवर्क। अगर आप कोई नई चाइनीज इलेक्ट्रिक बाइक खरीदें तो आपको हर वक्त डर रहता है कि अगर इसका कोई पार्ट खराब हो गया तो कहाँ से मिलेगा। लेकिन होंडा के नेटवर्क पाकिस्तान के हर छोटे शहर, गांव और कस्बों में मौजूद हैं। इन्होंने अपनी सप्लाई चेन को इस हद तक लोकलाइज कर दिया है कि इनका डॉलर पर इन्हिसार ना होने के बराबर है। इनका ROE रिटर्न ऑन इक्विटी उठाकर देखें तो 32% है। इसका मतलब है कि अगर आप होंडा के बिजनेस में 100 रुपए लगाते हैं तो उनकी इंतजामिया 32 रुपए उस पर खालिस मुनाफा जनरेट करती है, जो पूरे ऑटो सेगमेंट में सबसे हाई है। इन पर जीरो लॉन्ग टर्म डेट है। जब बैंकों के इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो बाकी कंपनीज रो रही होती हैं, लेकिन होंडा, एटलस होंडा मजे में होती है क्योंकि उन्हें बैंक को सूद पे नहीं करना पड़ता। यह है वॉल्यूम और ब्रांड की पावर का असली मजा। एक्ट नंबर 7, द पॉलिसी जैकपॉट, FBR टैक्सेस एंड कस्टम ड्यूटी इंसेंटिव्स, हुकूमती रियायत और कॉर्पोरेट प्रॉफिट। अगर आप सोच रहे हैं कि इन कंपनीज के मुनाफा अचानक आसमान पर कैसे पहुंच गया, तो इसकी असली वजह FBR के डॉक्यूमेंट्स में छुपी है। हुकूमत की नई पॉलिसी के तहत पूरे EV सेगमेंट पर कस्टम्स ड्यूटी को गिराकर सिर्फ 1% कर दिया गया है, जबकि आम पेट्रोल वाली गाड़ियों पर यह ड्यूटी बहुत हाई होती है। ऊपर से स्टैंडर्ड GST जो 18% है, उसे EVs के लिए कम करके सिर्फ 1% कर दिया गया। इस 17% के डायरेक्ट टैक्स रिलीफ से ने इस पूरे सेक्टर का हुलिया ही बदल दिया। सासगार और दूसरे EV प्लेयर्स ने इस फिस्कल इंसेंटिव का पूरा फायदा उठाया है। उन्होंने अपने प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार्स की प्राइसिंग को आम पेट्रोल गाड़ियों के बराबर सेट किया, जिससे कंज्यूमर का रुख एकदम EVs की तरफ हो गया। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM जो पहले 8% पर था, वो जंप करके 14% से ऊपर चला गया। लेकिन इस जैकपॉट के साथ एक बहुत बड़ा रिस्क भी आता है, पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी। देखिए, पाकिस्तान में जब भी हुकूमत बदलती है या IMF का दबाव आता है तो अगले ही बजट में टैक्स इम्तियाजात वापस ले लिए जाते हैं। अगर कल को हुकूमत ने GST दोबारा 1% से उठाकर 18% कर दिया तो ये सारा मुनाफा का महल एक झटके में धड़ाम करके गिर जाएगा। इसलिए हर साल जून में आने वाले फाइनेंस बिल पर इन्वेस्टर की कड़ी नजर होनी चाहिए। एक्ट नंबर 8, द हिडन लिंक, गनी केमिकल इंडस्ट्रीज GCIL, ऑटो सेक्टर का फ्यूल। तो चलिए एक सप्लाई चेन के एक ऐसे पर्दानशीन प्लेयर को देखते हैं जिसे 99% लोग ट्रेड करते वक्त मिस करते हैं, गनी केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आप सोचेंगे कि केमिकल कंपनी का EV और ऑटोमोबाइल सेक्टर से ताल्लुक क्या है? तो यही तो स्मार्ट मनी का असली सीक्रेट है। जब भी किसी मुल्क में गाड़ियों की लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है
तो उनकी बॉडी वेल्डिंग, मेटल कटिंग और उनके हाई एंड बैटरी कूलिंग पैक्स के लिए बहुत बड़ी मिकदार में इंडस्ट्रियल गैसेस की ज़रूरत होती है, जैसे आर्गॉन, लिक्विड नाइट्रोजन और डिजॉल्व्ड एसिटिलीन। और पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल गैसेस का सबसे बड़ा सेटअप किसके पास है? जीसीआईएल के पास। अगर आप स्टैटिस्टिकल टूल्स का इस्तेमाल करें तो आपको पता चलेगा कि लोकल ऑटो प्रोडक्शन में जीसीआईएल के इंडस्ट्रियल सेल्स के दरमियान कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.75 है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग ताल्लुक को जाहिर करता है। इन्होंने हाल ही में 1.5 बिलियन, 1.5 अरब की लागत से नया एयर सेपरेशन प्लांट लगाया है, ताकि इस बढ़ती हुई सनअती डिमांड को पूरा कर सकें। तो जब आप ऑटो सेक्टर के बूम को प्ले करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ कार शोरूम देखने की जरूरत नहीं है, आपको पर्दे के पीछे इन गैसेस बनाने वालों के फाइनेंशियल्स भी चेक करने चाहिए, क्योंकि इनका फॉरवर्ड पी रेशियो इस वक्त बहुत अट्रैक्टिव जोन में है। एक्ट नंबर 9, द टेक्निकल एज, फ्री फ्लोट कंस्ट्रेंट्स एंड मार्केट लिक्विडिटी। फ्री फ्लोट की छुरी और कीमत का रॉकेट। देखिए, अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट के उस टेक्निकल रूल की जिसकी वजह से शेयर की प्राइस किसी रॉकेट की तरह ऊपर भागती है, जिसे हम कहते हैं फ्री फ्लोट कंस्ट्रेंट। किसी भी कंपनी के टोटल शेयर्स में से जो शेयर्स आम पब्लिक और ट्रेडर्स के लिए मार्केट में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होते हैं, उन्हें फ्री फ्लोट कहा जाता है। मिसाल के तौर पे साजगार का फ्री फ्लोट अगर आप चेक करें तो वो 40% है। बाकी के 60% शेयर्स डायरेक्टर्स और बड़े स्पॉन्सर्स के पास लॉक्ड हैं। जब किसी स्टॉक का फ्री फ्लोट इतना टाइट होता है और मार्केट में उसकी डिमांड अचानक बढ़ जाती है, जैसे म्यूचुअल फंड्स ने पिछले महीनों में साजगार को बाय करना शुरू किया है, तो मार्केट में शेयर्स की शॉर्ट सप्लाई हो जाती है। खरीदने वाले हजार होते हैं और बेचने वाला कोई नहीं होता। नतीजा, शेयर प्राइस में डेली अपर लॉक्स लगना शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते वैल्यूएशन आसमान पर पहुंच जाती है। लेकिन इस टेक्निकल एज का एक डार्क साइड भी है, एग्जिट रिस्क। अगर कल मार्केट के हालात खराब होते हैं और कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन अपनी पोजीशन सेल करना चाहता है, तो टाइट फ्लोट की वजह से बायर गायब हो जाते हैं और शेयर में लोअर लॉक्स लगना शुरू हो जाते हैं, जहां आप चाह कर भी अपना शेयर बेच नहीं पाते। इसलिए पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग को देखना बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता हो कि जिस गाड़ी में आप बैठ रहे हैं उसके दरवाजे वक्त पर खुलेंगे भी या नहीं। एक्ट नंबर 10, द अल्टीमेट पोर्टफोलियो प्लेबुक। असली विनर कौन? पैसा कहां लगाना चाहिए? क्या टीम असेंबलर्स विनर हैं या टीम सप्लाई चेन? देखिए, डेटा और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें एक बहुत ही बैलेंस्ड और मैथमेटिकल हकीकत सिखाती हैं। अगर आप अंधी स्पेकुलेशन से बचना चाहते हैं तो फंड मैनेजर्स का रूल अप्लाई करें, एसेट एलोकेशन। किसी एक स्टॉक से इश्क मत करें। अगर आपको लगता है कि अगले 2 साल इंटरेस्ट रेट मजीद गिरेंगे और कंज्यूमर फाइनेंसिंग अट्रैक्टिव रहेगी, तो अपना 60% कैपिटल टीम ग्रोथ यानी हाई यील्डिंग लोकलाइज्ड असेंबलर्स, साजगार, एटीएलएच, इनमें लगा दें, क्योंकि उनका पेग रेशियो इस वक्त सॉलिड रेटिंग को जाहिर कर रहा है। मगर अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए बाकी 40% कैपिटल इन डिफेंसिव सप्लाई चेन की मोनोपोलीज यानी गनी ग्रुप और हब को में लॉक करें। ये 40% आपके पोर्टफोलियो की ढाल है। अगर कल को डॉलर क्रैश होता है या मुल्क में कोई पॉलिटिकल अनस्टेबल सिचुएशन होती है, तो असेंबलर्स का शेयर जितनी तेजी से गिरेगा, वो सप्लाई चेन स्टॉक्स अपने कंसिस्टेंट डिविडेंड और मोनोपोली मोड्स की वजह से आपके सरमाए को डूबने से किसी हद तक बचा लेंगे। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा दोनों साइड्स को देखकर अपनी चेस मूव चलाता है। और दूसरी साइड ही आप सब सोच रहे होंगे कि जो पूरी दुनिया में इस वक्त ग्लोबल रिसेशन और डिप्रेशन की बातें चल रही हैं, हमारे डॉलर हंगरी मुल्क में जो और कमी हो गई है डॉलर्स की, स्टेट ऑफ हॉर्मूज वगैरह की वजह से, तो उसको देखते हुए दूसरा तरीका, सेफर बेट, ये होगी कि 60 to 70% डिप्लॉय कर दिया जाए टीम सप्लाई चेन में और 30 to 40% डिप्लॉय कर दिया जाए टीम असेंबलर्स में। लेकिन अगेन, ये आपके रिस्क और उसको चूज करने के अंदाज पर डिपेंड करता है।
तो दोस्तों ये था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ईवी सेक्टर का एक मुकम्मल आमने सामने का मुकाबला। फैसला अब आपका है। क्या आप शोरूम की चमकती हुई गाड़ियों के पीछे भागेंगे या पर्दे के पीछे छुपी हुई इन कैश मशीन्स के मालिक बनेंगे? नीचे कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइए कि आप किस टीम के साथ खड़े हैं, टीम असेंबलर्स या टीम सप्लाई चेन। और याद रखें, स्टॉक मार्केट में अफवाहों पर और टिप्स पर काम करने वाले हमेशा अपना नुकसान उठाते हैं। पैसा सिर्फ वही कमाता है जो हमेशा वेरीफाइड डेटा और ऑडिटेड रिपोर्ट्स पर ट्रेड करता है। अगर आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को अभी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का दबाना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। हैप्पी ट्रेडिंग।